जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो हमारा इंडो पाक हिस्ट्री से रिलेटेड है और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम 712 से लेके 1526 तक की हिस्ट्री जो है वो पहले फेज में डिस्कस करेंगे। क्या मतलब बेटा आते हैं वो भी करने हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे आगे भी आते हैं। ये उसका पहला चैप्टर समझ लें आप उसको। आप फिलहाल जो है ना वो कौन से सुकून करें, सारा कुछ पढ़ना है। ये हमने 2026 तक पढ़नी है हिस्ट्री सारी। अच्छा भाई, इंडो पाक हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। इंडो पाक हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले जो है मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस्लामिक स्टडीज के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अगर आपको याद हो तो इस्लामिक स्टडीज में आपने कहाँ तक पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि 661 एडी में हजरत अली की शहादत होती है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत होती है और उसके साथ ही राशिदून कैलिफेट या खुलफाए राशिदीन का जो दौर है वो खत्म हो जाता है। इससे थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में चले जाएं तो मैं आपको बताऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो होली बर्थ है वो कब होती है। होली बर्थ तो बच्चों ये साल है 570 एडी का। इसके बाद अगर विसाल की बात की जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ, तो बेटा वो कौन सा साल था? वो था 632 एडी। 632 एडी के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, इस दुनिया से तशरीफ ले गए। उसके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर स्टार्ट होता है। इसको राशिदून कैलिफेट भी कहा जाता है। राशिदून कैलिफ, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। ले जी, ये चार खुलफाए राशिदीन थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बारी बारी इन्होंने अपना वक्त गुजारा। ठीक है। और जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत होती है तो वो साल कौन सा था? 661 एडी। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद उमवी खिलाफत आ जाती है। ठीक है, उमवी खिलाफत जो है वो आ जाती है। इसमें कौन आता है? इसमें थोड़ा सा मैं ये रेस कर लूं, बल्कि इधर ही लिख देता हूँ। अच्छा भाई, इसमें जो है वो सबसे पहले कौन आता है? हजरत अमीर मुआविया। उसके बाद यजीद, यजीद के बाद मरवान। मरवान के जो है ना वो दो बेटे थे, अब्दुल अजीज और अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक जो है ना, आगे उसके चार बेटे थे। कौन कौन था जी? वलीद था, सुलेमान था, यजीद टू था और हाशम। ठीक है, ये चार बेटे थे जी अब्दुल मालिक के। जो अब्दुल अजीज थे इनका एक ही बेटा था, उनका नाम था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज, इनको उम्र सानी भी कहा जाता है। ठीक है। अब अगर बात करें कि ये दौर जो है वो किस तरह से चला, किसके बाद कौन बादशाह बना, तो थोड़ा सा जो मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूँ। देखें जी, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हजरत अमीर मुआविया जो है इनके पास हुकूमत आ गई। इनके बाद जो है वो यजीद हुकूमत में आ गया। यजीद के बाद जो है वो मरवान की हुकूमत आ गई। मरवान के बाद जो है ना अब्दुल अजीज जो है ये हुकूमत में नहीं आए, बल्कि इनके बाद अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक के बाद कौन बना जी? वलीद। वलीद के बाद कौन बना? सुलेमान। सुलेमान के बाद कौन बना? खलीफा। ये खलीफा बनने की बात हो रही है, उमर बिन अब्दुल अजीज। इनके बाद कौन आया जी? इनके बाद यजीद टू और यजीद टू के बाद हशाम और फिर एंड सो ऑन। ठीक है। तो बच्चों ये था वो टाइम पीरियड। और ये कब से शुरू होता है? 661 एडी से स्टार्ट होता है। 661 से 750 तक जो है ये टाइम पीरियड चलता रहा और उसके बाद जो है वो अब्बासियों ने आके इनकी हुकूमतें खत्म कर दी। तो अगर आप गौर करें तो हमने क्या किया है, हमने हमने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से लेकर के और उसके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर, और खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद हमने फिर क्या किया, उमवी खिलाफत में जो जो अहम अहम जो खलीफा आए हैं उनका हमने जिक्र किया। अब हम जिस दौर की बात कर रहे हैं या यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 712 से, वो किसके दौर में था? वो वलीद का दौर था। बच्चों ये याद रखिएगा, वलीद, इसका नाम था वलीद बिन अब्दुल मालिक। ठीक है, वलीद बिन अब्दुल मालिक। तो 715 तक जो है वो इसकी हुकूमत रही है। गालबन ये 705 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 705 से लेके 715 तक। इसका मतलब है कि 712 का जो टाइम पीरियड है वो इसी दौर में आता है। अब रीजन क्या थी ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, जरा इसको क्लियर कर लूं। देखें जी, दो रीजन थी। एक तो ये थी कि वो मुस्लिम सल्तनत को बढ़ाना चाहता था। अब वलीद बिन अब्दुल मालिक का विजन क्या था? कि वो मुस्लिम सल्तनत को बढ़ाना चाहता था, मुस्लिम रूल। अब उसके लिए उसने क्या किया? उसने मूसा बिन नुसैर, इसको कहां पे भेजा? अफ्रीका, नंबर वन। इसी तरह से ये सारे सिपा सलार थे, इनको फौजें देके भेजा था वहां पर इस्लामी सल्तनत को फैलाने के लिए। उसके बाद किसको भेजा? तारिक बिन जियाद। ये आपने देखा होगा, बल्कि पढ़ा होगा, तारिक बिन जियाद का जो है वो एक चैप्टर भी था बुक में, बर्न द बोर्ड्स बिहाइंड वाला। कौन सी जगह थी जी? स्पेन और यूरोप। तीसरे नंबर पे किसको भेजा जी? कुतैबा बिन मुस्लिम। इनको कहाँ भेजा? इनको भेजा सेंट्रल एशिया, ये स्थान वाले जितने भी कंट्री, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान वगैरह। नंबर 4 पे कौन था जी? मोहम्मद बिन कासिम। इनको कहाँ भेजा? सब कॉन्ट। पर्पस क्या था मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ भेजने के? जो है वो दो मकासद थे। एक तो इस्लामी सल्तनत को, मुगल मुस्लिम रूल जो है उसको बढ़ाना। दूसरा जो इमीडिएट कॉज बना वो बने सी पायरेट। असल में हुआ ये
کہ سری لنکا کا جو اس وقت کا رولر تھا اس نے ولید بن عبد المالک کے لیے کچھ گفٹس بھجوائے. ٹھیک ہے, وہ جو گفٹس ہیں جب وہ یہ کراچی والی پورٹ کے پاس پہنچے تو وہاں پر جو سی پائریٹ موجود تھے, سمندری ڈاکو کہتے ہیں ان کو, بحری قزاق کہتے ہیں ان کو, یہ بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیے, لوگوں کو گرفتار کر لیا. ٹھیک ہے, ان کو اغوا کر لیا. تو جب مسلمانوں کو پتا چلا, خلیفہ کو پتا لگا, تو اس نے رابطہ کیا یہاں پر راجہ داہر, یہاں پہ راجہ داہر کی حکومت. ٹھیک ہے, کون سے والے ایریا میں, سندھ جو ہے وہ سارا راجہ داہر کے پاس تھا. تو انہوں نے راجہ داہر سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے یہ بحری قزاق ہیں, انہوں نے یہ کیا. تو راجہ داہر نے کہا کہ جی میرے یہ اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے مجھے بھی تنگ کیا ہوا ہے. لیکن خلیفہ کو یہ خبر ملی کہ راجہ داہر جو ہے وہ چاہے تو یہ مسئلہ حل کروا سکتا ہے, ان لوگوں کو بازیاب کروا سکتا ہے, ان سے ہمارا مال واپس لے کے دے سکتا ہے. لیکن راجہ داہر جو ہے وہ اس نے کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ راجہ داہر سے مقابلہ کرنے کے لیے اور وہ جو سی پائریٹس ہیں ان کا قلع کما کرنے کے لیے کیا کیا کہ وہاں سے فوجیں بھیجی. اور جو خلیفہ وقت ہے, اس نے کس کی ذمہ داری لگائی, حجاج بن یوسف کے ذمہ لگایا. حجاج بن یوسف اس کے ذمہ لگایا کہ آپ جو ہے وہ جا کے ان کا قلع کما کریں. ہاں حجاج ہی ہے, حجاج جے ہے, جے حجاج بن یوسف. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا جا کے نا قلع کما کریں. اب حجاج بن یوسف نے کیا کیا کہ یہاں پہ اس نے سب سے پہلے 2 سپہ سالار بھیجے, اپنے بہترین سپہ سالار. ایک کا نام تھا عبداللہ بن نبیہہ اور دوسرے کا نام تھا بدیل. ان دونوں کو بھیجا, لیکن ان دونوں کو کیا ہوا, ٹھیک ہے, یہ دونوں جو ہے راجہ داہر کو سبق سکھانے میں ناکام رہے. راجہ داہر جو حکومت ہے یا سلطنت ہے اس کو ختم کرنے میں ناکام رہے. بیٹا یہ رولر نہیں تھا اس زمانے میں, یہ گورنر تھا بصرہ, گورنر آف بصرہ. اور اس ٹائم جب یہ گورنر آف بصرہ تھا, بصرہ یہ عراق کا ایک شہر ہے, اور جس ٹائم یہ گورنر آف بصرہ تھا تو اس زمانے میں محمد بن قاسم جو ہے وہ پرشیا کا گورنر تھا. گورنر آف پرشیا, یہ ایران والی جو جگہ ہے. اور اندازہ کریں کہ ایٹ دی ایج آف 17 سال کی ایج میں نا آپ لوگوں کو کوئی سائیکل نہیں چلانے دیتا باہر, یا موٹر سائیکل نہیں چلانے دیتا. گورنمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو لائسنس نہیں دیتی, اور وہ 17 سال کی عمر میں بر صغیر فتح کرنے کے لیے آ گیا. اچھا بھائی, انہوں نے کیا کیا, اپنے بہترین جو 2 سپہ سالار تھے وہ بھیجے. پہلے ایک کو بھیجا, اس کو شکست ہوگی, دوسرے کو بھیجا, اس کو شکست ہوگی. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا, محمد بن قاسم کو بھیجا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, اب ہم آگے پڑھتے ہیں 1 بائی 1. لے جی, محمد بن قاسم جو ہے وہ کب پیدا ہوئے, 695 AD میں. یہ جو تاریخ ہے یہ ہے 31 دسمبر 695 AD. ٹرائب کیا تھا جی, سقفی قبیلہ تھا, اوریجنیٹڈ فرام طائف, جس کا تعلق جو ہے وہ, جس کا اوریجن کہاں سے ہے, طائف سے ہے. اس کو بنو ثقیف بھی کہا جاتا ہے. اس قبیلے کو کیا کہا جاتا ہے, بنو ثقیف کہا جاتا ہے. بچوں 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا جی. تو ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے, ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سقفی قبیلے سے ان کا تعلق تھا. سقفی قبیلہ یا بنو ثقیف قبیلہ کون سا تھا, یہ وہ قبیلہ تھا جو طائف میں تھا. ٹھیک ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر طائف کے اوپر تشریف لے کے گئے تو وہاں پر 2 قبیلے مین آباد تھے. ایک قبیلہ بنو ثقیف تھا اور دوسرا بنو حوازن تھا. بنو حوازن. تو بچوں یہ وہی والے لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تھے. اور اب آپ یہ دیکھیں گے 695 AD کے اندر, یا 695 AD میں پیدا ہونے والا یہ جو بچہ جو 712 میں یہاں پر آیا, وہ اسلام کا جو ہے وہ سمجھ لے جھنڈا اٹھا کے یہاں پر آیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویژن جو ہے وہ آپ یہاں سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. اوریجنل نیم کیا تھا جی, عماد الدین تھا اس کا. ہی واز دی نیفیو, ایک تو وہ بھتیجا تھا, اور دوسرا جو ہے وہ کلوز ریلیٹو تھا محمد بن یوسف کا اور حجاج بن یوسف کا. اس کے علاوہ یہ حجاج بن یوسف جو ہے اس کا سن ان لا بھی تھا. کیا تھا جی, حجاج بن یوسف کا سن ان لا بھی تھا. تو اس کو جو ہے وہ ایز اے اپوائنٹ کیا گیا ایز اے گورنر آف پرشیا کے گورنر کے طور پہ اس کو لگایا گیا تھا. لیکن جب یہاں پر راجہ داہر کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکا تو اس کو بلا لیے گا, کہ اس کو کہا گیا کہ چلیں جی آپ آئیں اور آ کے راجہ داہر کا جو ہے وہ مقابلہ کریں. اور اس کے ساتھ نہ صرف جو حجاج بن یوسف نے اس کو بھیجا, بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری فوج تھی. اور اس زمانے کی جنگ کے لیے جو مشینری تھی, بڑی مشہور مشین تھی, تو اس کو مجنیق کہا جاتا ہے, جو پتھر پھینکنے کے کام آتی ہے, وہ بھی ساتھ بھیجی. لیکن جی راجہ داہر کے بارے میں تھوڑا سا, اس کو رول کر رہا تھا جی راجہ داہر, اور جس کا پورا نام داہر سین تھا. جیسے تانسین ہوتا ہے نا, ویسے داہر سین. اس کے اوپر جو حملہ کیا گیا وہ دیبل پورٹ تھی. جیسے کراچی پورٹ ہے نا, ویسے اس زمانے میں دیبل پورٹ ہوتی تھی, وہاں پہ حملہ کیا گیا. اس کی وائف جو تھی وہ رانی بائی تھی, ایک اور وائف بھی تھی, اس کا نام تھا لاڈی بائی. ٹھیک ہے, اور راجہ داہر جو ہے وہ اس جنگ میں مارا گیا. ٹھیک ہے, اور اس کی جو وائف ہے لاڈی بائی, اس کو کہتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہسٹورین کے محمد بن قاسم اپنے ساتھ لے گیا, اس کے ساتھ شادی کر لی. رانی بائی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی. یہ جو راجپوت رانیاں ہوتی تھی, یہ کیا کرتی تھی کہ اگر ان کے بادشاہ کو شکست ہو جاتی تھی تو بجائے اس کے کہ وہ مال غنیمت بن جائیں یا کنیز اور لونڈیاں بن جائیں,
تو वो क्या करती थी कि वो अपने आप को आग में जला लेती थी। तो इसने क्या किया कि इसको, और इस रस्म को क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था जौहर, ठीक है। अच्छा, ये जो अब राजा दाहिर था, इसके फादर का नाम क्या था? राजा दाहिर के फादर का नाम था जी राजा चच। चच जो है ना, इसके नाम से एक शहर भी आबाद है आपके पंजाब में, उसका नाम है चावत। ये जो चीचा वतनी है, ये उसी राजा चच के नाम से है। इसी तरह से एक राजा दाहिर के बेटे का नाम पूछ लिया जाता है, उसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था जी उसका? जय सिंह का बेटा था राजा दाहिर का, जय सिंह। इसी तरह से इसके वजीर के बारे में पूछ लिया जाता है कि राजा दाहिर के वजीर का क्या नाम था, उसका नाम था सीसा कार। अच्छा भाई, मोहम्मद बिन कासिम अब इंडिया कैसे आ गया? मैंने आपको बता दिया कि पायरेट्स ऑफ सिंध जो थे, उन्होंने कुछ लोगों को लूट लिया। और वो लोग कौन थे? वो गिफ्ट्स लेके आ रहे थे, और वो बादशाह की तरफ से मेहमान थे जो कि खलीफा के पास जा रहे थे। उस जमाने में ये जो उमवी खिलाफत है ना, इनका जो दारुल हुकूमत होता था वो दमिश्क होता था, जिसको दमिश्क कहते हैं। ये कहाँ पे था? शाम। यहाँ पे जो है वो इनकी हुकूमत हुआ करती थी। वजीर का नाम बेटा सीसा कार है, सीसा कार। अच्छा, वो गिफ्ट्स लेके जा रहे थे जी वलीद बिन अब्दुल मालिक के लिए। आपको बाकी मैंने आपको स्टोरी बता दिया। फिर वो एक सवाल आता है कि किस खातून ने खत लिखा था हज्जाज बिन यूसुफ को? तो उस खातून का नाम नाहीद था। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो एंटर होता है सिंध में 712 एडी में। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 3 साल तक फिर यहाँ पे रहता है, राजा दाहिर को शिकस्त भी दे देता है। और जैसे वलीद की डेथ होती है ना, तो उसके बाद मामलात जो है वो बड़े चेंज हो जाते हैं। क्या होता है कि उसका भाई जो है वो सलमान आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, वलीद बिन अब्दुल मालिक के बाद कौन आता है जी? सुलेमान बिन अब्दुल मालिक आ जाता है। अब जो सुलेमान बिन अब्दुल मालिक है, एक तो इसको वलीद की जो पॉलिसीज है उससे बड़ी नफरत थी, दूसरा इसको उसके दरबार में जो हज्जाज बिन यूसुफ का बहुत ज्यादा असर और रसूख था, या वलीद जो है बहुत ज्यादा उस पर रिलाय करता था, उसके उससे भी जो है वो उसे काफी ज्यादा चिढ़। तो उसने क्या किया? सबसे पहला काम तो ये किया कि जैसे ही वो पावर में आया, उसने जितनी भी ये फौजी मुहिमात थी, कुतैबा बिन मुस्लिम था, मूसा बिन नुसैर था, तारिक बिन जियाद था, मोहम्मद बिन कासिम था, इन सारों को वापस बुला लिया। उसने कहा आप वापस आ जाओ, छोड़ दें सारा कुछ, जहाँ पे जो कर रहे थे ना वो छोड़ दें, जिस हालत में है वैसे ही वापस आ। इनको वापस बुला लिया और इन सबको क्या किया? प्रिजन में डाल दिया, ठीक है। एक उनमें से थे जो कि नहीं आए थे, बाकी सबको क्या किया? प्रिजन में डाल दिया। इनको जो है वो कैद में डाल दिया, इनको ऊपर बहुत जुल्म किए गए। और मोहम्मद बिन कासिम जो है उसके ऊपर तो इतना जुल्म किया गया कि उस इन प्रिजन जो है वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है। 715 में एट द एज ऑफ 20 साल की एज में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इतनी बड़ी तारीख रकम करने के बाद मूसल की एक जेल थी, मूसल जो है इराक में एक शहर है, यहाँ की एक जेल में जो है इसने दम तोड़ दिया। और इसके साथ ही जो है वो मोहम्मद बिन कासिम की जो कहानी है वो खत्म हो। अच्छा बच्चों, इसके बाद बारी आ जाती है सुल्तान महमूद गजनवी। अब अगर अगर मैं कंक्लूड करूं मोहम्मद बिन कासिम को, तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आने के बाद इन्होंने यहाँ पर बाकायदा तौर पे जो बनु उमैया की खिलाफत थी, उन्होंने अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो यहाँ से वापस चले गए। यहाँ पे उन्होंने बाकायदा अपनी हुकूमत जो है वो कायम नहीं की, यानी कुछ अर्सा वो रहे, यहाँ से माल गनीमत भी इकट्ठा किया, जंगे भी लड़ी, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से वापस चले गए। यही हाल जो है सुल्तान महमूद गजनवी का है कि सुल्तान महमूद गजनवी जो है उसने उसने यहाँ पर कोई दिल्ली सल्तनत के ऊपर या दिल्ली के ऊपर जो है वो 17 हमले किए, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी हुकूमत कायम नहीं की। अच्छा जी, गजनी जो है वो एक एरिया है अफगानिस्तान में। बेसिकली गजनी क्या है? अफगानिस्तान का एक सूबा है। यहाँ पे था एक रूलर था सबुक्तगीन, उसने गजनवी एम्पायर की बुनियाद रखी 977 एडी में। ये अफगानिस्तान की बात हो रही है। उसका बेटा था महमूद, जब वो पावर में आया 998 में, तो उसने देखा कि उसकी सल्तनत के ऊपर जो है ना उसके जो अपने ही रिश्तेदार हैं वो टूट पड़े, और वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में रहा, बड़े मसले मसाइल रहे। उसने क्या किया कि उसने यहाँ पे बड़े सगीर के अंदर आके यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाई करने का फैसला किया। महमूद ने इंडिया के ऊपर कितने अटैक किए जी? 17 अटैक किए, 1000 से लेके 1026 तक, ठीक है। 1000 से लेके 1026 तक कितने अटैक किए? 17 अटैक किए। अब आप ये कहेंगे कि इसके दरमियान में जो है वो यहाँ पे क्या होता रहा? तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 661 से लेके 750 तक तो उमवी खिलाफत रही यहाँ पे, यानी बनु उमैया का जो रूल है वो रहा। उसके बाद फिर अब्बासी आ गए, ठीक है, अब्बासीद कैलिफेट। ये 750 से लेके 1258 तक रहे। 750 से 1258 तक जो है वो इनका रूल रहा। बड़े सगीर के अंदर तो इनका कोई असर रसूख नहीं था, लेकिन वो तमाम इलाके जहाँ पे उमवी थे वहां पर जो है वो इनका रूल जो है वो बरकरार रहा, ठीक है। इसी तरह से फिर जो गजनबी हैं, ये कब आया? ये अराउंड जो है वो 1000 यहाँ पे आया, और 1000 से लेके 1026 तक इसने यहाँ पर बहुत ज्यादा हमले किए। अच्छा भाई, इसके बाद क्या होता है? महमूद गजनवी जो है वो हमला करता है, और उसमें से सबसे पहले अब देखें, जो भी फौज जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से आ रही है, पहले वो पिशावर आएगी, ठीक है। तो पिशावर में जो उसका
पाला पड़ता है वो कौन था वहां पे? था जी जयपाला। ठीक है, ये वहां का, ये हिंदू शाही डायनेस्टी का एक बादशाह था। और यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पिशावर 1001 एडी में होती है, 28 नवंबर 1001 एडी। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये जयपाला को शिकस्त देता है। देन उसके बाद जो है 1026 में ये सोमनाथ का जो सबसे बड़ा मंदिर था गुजरात में, उसके ऊपर हमला करता है, जिसके लिए जो है वो जो वहां के जो पुजारी थे, ब्राह्मण थे, वो इसको बहुत ज्यादा लाखों अशरफियों की जो है उन्होंने इसको, और बहुत सारे जेवरात की जो है उन्होंने इसको ऑफर कर दी। लेकिन इसने क्या किया कि उस मंदिर को तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद जो है वो इसको आइडल डिस्ट्रॉयर का नाम दिया गया। अच्छा, जो मुसलमान हिस्टोरियन है वो इसको आइडल डिस्ट्रॉयर कहते हैं, ठीक है, बुत शिकन कहते हैं। और लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर देखा जाए, अगर हिंदू हिस्टोरियन की बात की जाए, उनकी किताबों को देखा जाए, तो आप देखेंगे कि वो लोग जो है वो इसको एक लूटर कहते हैं। वो कहते हैं कि जी जब इनके पास जो है वो मालो असबाब खत्म हो जाता था, तो ये आके हमला करते थे, लूट लाट के जो है वो चले जाते थे। ठीक है, तो ये जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं हिस्ट्री के अंदर जो मौजूद है, मैंने दोनों आपके सामने रखे। इसके बाद जयपाल कौन था या जयपाला कौन था? ही वॉज द रूलर ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी, जिसका किंगडम था बहुत बड़ा था, बहुत लार्ज साइज था। ये पेशावर सिर्फ पेशावर नहीं था, समझ लीजिए कि आधा केपी के था। पेशावर उसका सेंटर था। ही रूल्ड 960 से लेके 101 तक जो है इसने रूल किया। और फिर महमूद गजनवी ने इसको डिफीट करके इसका किंगडम जो है वो खत्म कर दिया। अच्छा जी, महमूद गजनवी के साथ कौन आया? फेमस सूफी सेंट्स आए, हजरत दाता गंजबख्श सखी सरवर जो है वो इनके साथ आए। ठीक है, इसके अलावा अल बैरूनी जो है वो इनके साथ है। ये सवाल पूछे जा चुके हैं माजी में, याद रखिएगा। अल बैरूनी क्यों मशहूर है? अपनी किताब किताबुल हिंद की वजह से। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो और ये कब आया था? 1017 में। अल बैरूनी का ताल्लुक कहाँ से था जी? उज्बेकिस्तान से। अच्छा, इसी हवाले से जो है वो गजनवी को किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स कहा जाता था। यानी उसे जहां पर भी पता लगता था कि पूरी दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा है जो कि बहुत बड़ा स्कॉलर है, तो उसकी कोशिश ये होती थी कि ये मेरे दरबार का हिस्सा बन जाए, इसको मैं यहाँ ले आऊं। ठीक है, तो ये गजनवी की जो है वो एक क्वालिटी थी कि ऐसे लोग जो कि स्कॉलर थे, जो कि इल्म से मोहब्बत रखते थे, यानी कि जो बड़े जो है वो साहिब इल्म लोग थे, उनकी ये बहुत ज्यादा इज्जत किया करता था। अल बैरूनी के बारे में थोड़े से सवालात जो कि वन पेपर में पूछे जाते हैं। पूरा नाम क्या था जी? अबू रेहान मोहम्मद इब्ने अहमद अल बैरूनी। ये सवाल पूछा जा चुका है। पैदा कब हुए जी? 973 में। बैरून, बैरून एक जगह का नाम था उज्बेकिस्तान में, उसी वजह से इनको बैरूनी कहा जाता है। बैरून जो है ना, जैसे ऐसे इलाके को कहा जाता है जो कि साइड एरिया होता है किसी शहर का, सब अर्बन एरिया होता है, इसी मुनासबत से उसको बैरून कहा जाता है। तो इसीलिए जो है ये अल बैरूनी के नाम से मशहूर हो गए। इन्होंने इंडिया का ट्रैवल किया और किताबुल हिंद जो है वो, यानी इंडिया के ऊपर इन्होंने किताब भी लिखी, जिसका नाम क्या था जी? किताबुल हिंद था। और इसके अलावा क्या किया? अर्थ का रेडियस दिया इन्होंने एट नंदना फोर्ट। नंदना फोर्ट में बैठ के इन्होंने क्या किया? अर्थ का एग्जैक्ट रेडियस दिया, जिसमें अब जो है वो थोड़ा सा फर्क है बस। मॉडर्न डे पिंड दादन खान है, तहसील जेलम, जेलम की तहसील है ये। ठीक है, और इसके अंदर और पहले वाले के अंदर बहुत ही थोड़ा सा माइनर सा फर्क है। अर्थ का रेडियस 3928 है, 77 इन्होंने जो है वो कैलकुलेट किया था। 3958 माइल जो है वो एट एक्चुअल है। ठीक है, 6371 जो है किलोमीटर में अगर देखा जाए तो पहले वाले में और उसमें जो है वो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, उस जमाने में ना जो भी स्कॉलर्स हुआ करते थे, वो आमतौर पे पॉलीमैथ हुआ करते थे। पॉलीमैथ का मतलब यह है कि जिसको बहुत सारे उलूम जो है उनके ऊपर अबूर हासिल होता है। मिसाल के तौर पे वो एस्ट्रोलॉजिस्ट भी होते हैं, वो फिजिक्स में भी, रियाजी में भी, ठीक है, तमाम चीजों के अंदर, इंग्लिश मैथ वगैरह सब चीजों के अंदर जो है वो उनको वो बड़े एक्सपर्ट होते थे। इतनी ज्यादा चूंकि स्पेशलाइजेशन नहीं थी, तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ते थे। ही इज नेम्ड एज फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट एज वेल, को पहला एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है भाई? द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी, जिसमें हम ह्यूमन कल्चर को पढ़ते हैं और उनकी डेवलपमेंट को, कि ये जो कल्चर है ये जो कैसे बनते हैं, सोसाइटीज कैसे डेवलप होती हैं। डाइड इन 1015 गजनी, गजनी के अंदर ही इनकी डेथ हो गई 1050 में, और एट द एज ऑफ 77। तो ये अल बरूनी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि क्वेश्चन के अंदर आमतौर पे पूछ ली जाती है। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम शिफ्ट करते हैं मोहम्मद गौरी के ऊपर। मोहम्मद गौरी जो है वो कैसे आ गए देखते हैं। फैमिली बेस्ड इन गौर, अफगानिस्तान, डिफीट्स गजनवी। ठीक है, गजनवीज गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी बिकेम द रूलर। ठीक है, अब हुआ ये कि एक गौर के अंदर एक फैमिली थी। गौर जो है ना, ये एक जगह है अफगानिस्तान, वहां का मोहम्मद गौरी था, उसने गजनवी रूलर को शिकस्त दी अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, कब? 1173 में। अब अफगानिस्तान में भी उसका रूल था, यहाँ भी रूल था। जब अफगानिस्तान में शिकस्त हुई तो फिर जारी बात है यहाँ भी उनकी उनकी जो गिरफ्त है वो कमजोर हो गई। तो फिर उसका क्या, उसका जो ब्रदर था ना, मोहम्मद गौरी का भाई था शहाबुद्दीन गौरी, वो यहाँ पे आया 1206 से लेके 1202 से 1206 में। ठीक है, और उसने आके मुल्तान पे हमला किया, उच्च पे हमला किया, और वो तमाम इलाके जो है वो अपने कंट्रोल में लेता गया जहाँ पे किसी जमाने में महमूद गजनवी की हुकूमत थी।
ठीक है। और इस तरह से जो है वो ये सारे का सारा इलाका जो है वो गौरियों के पास चला गया। लास्ट अटैक जो है वो लाहौर पे किया और उसके साथ ही उसने गजनवी रूल को यहाँ पर खत्म कर दिया। इसी तरह से उसकी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है पृथ्वीराज चौहान के साथ, और उसमें वो हार जाता है 1191 में। अगले साल फिर वो हमला करता है गौरी उसके ऊपर। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर क्या होता है कि इसमें अब जो है वो कौन कौन फाते रहता है, सुल्तान गौरी जो है वो इसमें जीत जाता है। वाइल कमिंग बैक टू अफगानिस्तान, जब यहाँ से फाते होने के बाद, यहाँ से जंग जीतने के बाद वो वापस जा रहा होता है, तो रास्ते में एक मुकाम आता है जेहलम। वहां पर जेहलम के करीब ये जो खोखर थे उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर हमला कर दिया और इसको उधर ही कत्ल कर दिया। इसके साथ ही मोहम्मद गौरी, ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और उसका जो किंगडम था वो साथ ही उसके खत्म हो गया। उसकी वजह ये थी कि इसने, इसके चूंकि अपनी औलाद वगैरह तो थी नहीं, तो इसने अपने जो जितने भी गुलाम थे ना, उनको इसने क्या किया हुआ था कि उनको गवर्नर बनाया हुआ था। कुछ गवर्नर बनाए हुए थे, कुछ सिपा सलार बनाए हुए थे। तो जो जहां जहां बैठा हुआ था उन्होंने वो इलाका जो है वो संभाल लिया। इसी तरह से ये सल्तनत जो है एक दफा फिर क्या हो गया, फ्रेगमेंटेड हो गई, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गई। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान जो है ये 1177 से लेके 1192 तक इसने रूल किया, ठीक है। चौहान डायनेस्टी है इसकी। ये इसका कैपिटल क्या है, अजमेर। ये राजस्थान, हमारे ये जो डेजर्ट के साथ जो इनकी स्टेट लगती है राजस्थान, वहां, ठीक है। और कैपिटल क्या था, अजमेर था। ये राजपूत था। ये ही वॉज डिफीटेड एट तराइन सेकंड बैटल बाय शहाबुद्दीन गौरी। अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के अंदर इसने शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त दे दी थी, और सेकंड बैटल में जो है वो शहाबुद्दीन गौरी जो है वो फातेह ठहरा, और उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो उसको शिकस्त हो गई। तराइन इज लोकेटेड इन मॉडर्न डे हरियाणा, ठीक है। तराइन कहाँ पे है, हरियाणा में। हरियाणा कहाँ पे है इनके, पंजाब, इंडियन पंजाब के अंदर हरियाणा एक जगह मौजूद। आफ्टर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बाद, ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। बच्चों, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जब गया तो मैंने आपको बताया उसका बच्चा तो कोई था नहीं, ना उसका कोई वारिस था। तो उसका जो एम्पायर था वो उसके सारे के सारे स्लेव्स ने, उसके गुलामों ने संभाल, ठीक है। तो मोहम्मद मेड ऐबक, इसका एक गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको इंडिया का इंचार्ज बनाया था, ठीक है। और उसने कहा, उसने क्या दिया कि जी मैं अब से जो है वो यहाँ का इंडिपेंडेंट रूलर हूँ। उसने अपने इंडिपेंडेंट रूल का ऐलान कर दिया। गौरी एम्पायर वाज अंडर ताजुद्दीन यल्दस, फादर इन लॉ ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का फादर इन लॉ था, उसका ससुर था ताजुद्दीन यल्दस। उसने क्या किया, उसने कोशिश की कि गौरी एम्पायर को किसी ना किसी तरह से संभाल ले, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं संभाल सका। यहाँ पे ऐबक ने जो है वो ऐलान कर लिया कि भाई अब मैं जो है वो इंडिया का इंडिपेंडेंट रूलर हूँ। और इसके साथ ही क्या किया उसने, उसने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी 1206 में। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है वो कितनी डायनेस्टीज हैं, ठीक है, और उसको दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है, और किस किस के अंदर, किस किस डायनेस्टी के अंदर कौन कौन से बादशाह गुजरे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक चीज अगेन आपको ये बता दूं कि ये जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एक लाइन के अंदर एक एक दो दो सवाल जो है वो मौजूद है, तो आपने इसमें से कोई भी चीज जो है वो मिस नहीं करनी है। इसके साथ ही जो है आज का लेक्चर एंड करते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो व्हाट्सएप करके या वॉइस नोट भेज के, मैसेज करके जो है वो उसका रिप्लाई ले सकता है, ठीक है। इससे परेशान नहीं होना कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन रह गया, ठीक है, बिकॉज हमारे बैक टू बैक रात तकरीबन 12 बजे तक लेक्चर चल रहे होते हैं, तो बात बच्चों के क्वेश्चन रह भी जाते हैं, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। ओके जी, इसके साथ ही लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।